So we have to discuss about work, energy and power. ठीक है. So first of all, we will start from work, right? So whenever we apply force in any body and that produces displacement, अगर displacement हुआ है, then we call that work is being done. So ultimately from this point of view, work का एक formula बनता है F into D. Force into displacement will be work. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है. देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन. डिस्टेंस इट इज अ लेंथ, तो क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर. और इसी न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं 1 जूल. सो दिस इज द यूनिट फॉर वर्क. वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल. एंड अदर यूनिट जूल के इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज दैट, ये तो आप लोगों ने आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट अब हमारे पास एक नया टर्म इन्वॉल्व होता है यहाँ पे. ठीक है. जैसे कि वर्क के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एफ डी कॉस थीटा, या एफ एस कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो. सवाल ये आता है कि ये कॉस थीटा क्या है. डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस कॉस थीटा? It is related to trigonometry. या एग्जैक्टली. तो ये कॉस थीटा का कुछ आपको पता है, वैल्यूज वगैरह ऐसा, आई गेस शायद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताना. हाँ. कॉस 0 डिग्री होता है. एंड देन नहीं पता होगा तो देन आई विल डिस्कस एग्जैक्टली कि ये कॉस का क्या मतलब निकलता है. कॉस 45 डिग्री. एंड Sir, देन actually, I know the value by making the table, and it takes a bit long time, like 5 minutes. ओके, दैट इज सफिशियंट. हाँ, cos 0, cos 90, जैसे कि cos 0 का क्या होता है, cos 0 हो जाएगा हमारा 1, राइट. 1 और 0, cos 0. Sir, I don't remember actually. ओके, cos 0 1, ठीक है. एंड cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, एंड दिस विल बी 0. cos 90 0 होता है, ये वैल्यू है. ठीक है. अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूला को सिर्फ समझते हैं. ठीक है. ये जो कॉस आप देख रहे हो, इसका वैल्यू जो है, इसकी वजह से हमारा पूरा वैल्यू 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव भी आ सकता है. बहुत ही सिंपल सा चीज बताते हैं कि कब पॉजिटिव और कब 0. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल, थोड़ा सा इसमें टाइम देते हैं. हाँ. दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. आपने देखा होगा कि यार बचपन में, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, वो किसी किसी भी टॉय को लेकर के खेलते हैं. एंड इफ यू ट्राई टू ड्रैग यूजिंग अ थ्रेड, या रस्सी से बंधा हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग खींचते हैं. सो फोर्स तो हमने इधर लगाया ऐसे एंगल पे. हम क्या देखते हैं, ये बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ रहा है. बॉडी किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. आई एम राइटिंग डी. तो ये डी हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो थीटा है. तो अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है बट ग्रेटर देन 0 है, देन इन दैट केस वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है. क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो भी आ जाए वो हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा. ये रीजन है. अगर थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, देन वर्क का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा. क्यों 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है. ठीक है. और यहाँ पे और एक चीज है कि इक्वल टू 0 भी कर देते हैं. एंड अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन हम लोगों का 180 डिग्री है. ठीक है. लेस देन क्या है, 180 डिग्री इंक्लूड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. तो इस केस में क्या आता है, वर्क हमारा आता है नेगेटिव. क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि कॉस का जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. बस यहाँ पे ये चीज आप ध्यान पे रख लो कि ये कॉस के वजह से, कॉस थीटा के वजह से वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है. ओके. इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ, क्या किसी में कोई भी क्वेश्चन है आपका? No, sir. ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग.
अच्छा, जैसे कि हमारे पास एक वर्क है, वर्क निकालना है, ठीक है। इफ सपोज दैट की फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर है, और थीटा का वैल्यू, थीटा इज सपोज दैट 60 डिग्री है। सो अब यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। फोर्स का वैल्यू 20, डी का वैल्यू क्या है 5, और ये कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया 100। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, नहीं याद है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, दिस इज 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50 जूल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते ये थीटा नहीं होता, ये जीरो होता, अगर ये जीरो होता, ठीक है, तो वर्क क्या होता, एफ इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री। तो दिस इज 20 एंड दिस इज 5 और इसका वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 100 जूल। दैट मीन्स यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो कॉस का जो टर्म है कॉस थीटा, वो वर्क का वैल्यू को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स उसका मैक्सिमम पे ला सकता है, मिनिमम पे ला सकता है, जीरो पे ला सकता है, नेगेटिव पे ला सकता है, इस तरीके से। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये एक ब्लॉक है, फोर्स अगर हम लोग इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आई एम अप्लाइंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये थीटा किस टाइप का वर्क होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, टेल मी। सब पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। अच्छा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया, अगर फोर्स अपवर्ड लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कैसे होगा बात करेंगे हम लोग इस बारे में। बट ये देखो एंगल कितना हो गया यहाँ पे दोनों के बीच का, 90 डिग्री। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। जीरो, वेरी गुड, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है बट बॉडी आगे जा रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि सर आप इतना तो बता दिया डायग्राम पे, आप एक बार एग्जांपल बताइए, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये 90 डिग्री और ये नेगेटिव वर्क वाला हमको तो नहीं समझ में आया। तो चलो देखते हैं। सपोज दैट कि भाई ये एक व्हीकल है, सॉरी ये एक इंक्लाइन सरफेस है, जिसपे क्या है कि मान लो कि एक व्हीकल प्लेस किया हुआ है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डायग्राम बेटर वन, हाँ चलो बढ़िया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये व्हीकल जो है अपने आप डाउनवर्ड जा रहा है, इस मतलब ये न्यूट्रल पे रखा हुआ है और ड्राइवर भाई साहब उतर गया। अब क्या हो रहा है, ये व्हीकल अपने आप डाउनवर्ड जा रहा है। अब मान लो कि दिशा आपको बोला जाए कि यू हैव टू अप्लाई फोर्स और इसको रोकना है, क्या आप अप्लाई करके फोर्स इसको रोक सकते हो, कैन यू स्टॉप इट। नो सर। दैट मीन्स अगर इसके लिए अगर हम एक एरो टाइप का डायग्राम बनाए, दैट मीन्स आप इस व्हीकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, बट ये कार क्या हो रहा है, डाउनवर्ड चले जा रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस वजह से वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। क्लियर है, डन। यस सर। चलो, अब आप देखो यहाँ पे दूसरा के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि दिस इज अ पर्सन, ये हम या फिर आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सपोज दैट, या फिर एक समझ लेते हैं ये कूली है भाई साहब, ठीक है। ये क्या है, कूली, जो स्टेशन में सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये क्या किया कि अपने हेड पे एक लगेज रख लिया। अब आपको पता है कि ये लगेज क्या है, इसका वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। लेट मी चेंज द कलर ओवर एयर। इसका वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा, यस और नो। डाउनवर्ड। अच्छा, ये जो कूली है, क्या इसका हेड पे ये जो लगेज रखा हुआ है, क्या हेड इस पे अपवर्ड नहीं फोर्स लगा देगा, तभी तो बैलेंस है। यस सर। हम्म तो ये वेट है और फोर्स। अच्छा, ये कूली जब आगे चलता है, तो क्या इसको ये अलग से फोर्स लगाना पड़ता है क्या आगे घसकाने के लिए। सॉरी सर। आ, जब ये कूली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप लेता है, तो क्या इस लगेज को मूव कराने के लिए क्या अलग से धक्का लगाना पड़ता है क्या, क्या कोई और पर्सन इस लगेज को धक्का लगा रहा होता है, या ऑटोमेटिक ये नो वॉक सर। करता है तो चल जाता है। वॉक करता है तो जाता है। मिल जाता है, दैट्स सिंपल। सो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो लगेज इसके हेड पे था, ऑटोमेटिक
उसमें डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, बट ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड। रिएक्शन किधर काम कर रहा है, अपवर्ड। अब आप कोई भी फोर्स ले लो, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले लोगे तो वहां से क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। यस सर। हाँ, लेकिन अब क्या है ना, आप मान लो कभी ट्रेवल करो तो वो पेन और पेपर लेके आप कूली को मत समझा देना कि देखो भाई, आपने लगेज अपने हेड पे रखा था तो वेट लगा डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, एंगल हो गया 90 डिग्री, वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया 0। जब आपने काम ही नहीं किया तो पैसा क्या चीज का, बहुत डांटेगा भाई। ठीक है तो ये चीज है। सो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ता है किस फोर्स के रेफरेंस में, किस फोर्स के रेफरेंस में यहाँ पे देखा जा रहा है, ये वेट और ये डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, चलो दूसरा चीज और देखते हैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल। हैव यू प्लेड एवर क्रिकेट, कभी क्रिकेट खेला आपने, नो सर। ओके फाइन, चलो मान लेते हैं। अच्छा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड तो फेंका है यार, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर इसको हम अपवर्ड फेंकते हैं तो अपवर्ड फेंकने के लिए हम क्या लगाते हैं, फोर्स एफ। तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर रेगुलरली क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यस नो। यस सर। हम्म, अच्छा। अब आपको ये क्या बताना है कि अगर हम इस पे अपवर्ड फोर्स लगाए हैं तो ये बॉडी किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हम डी का डायरेक्शन अपवर्ड लिख दें, यस और नो। यस सर। अब आप ये बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, डी का डायरेक्शन अपवर्ड, तो जब अप्लाइड फोर्स को कंसीडर करेंगे तो वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, सेम आई डायरेक्शन, गेस पॉजिटिव। पॉजिटिव सेम डायरेक्शन। वही अगर हम लोग वेट वेट की बात करें, वेट आ रहा है डाउनवर्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी में हो रहा है अपवर्ड, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। पता नहीं आपके मन में डाउट क्यों है, ऑलवेज रिमेंबर, देख लो, बहुत ही सिंपल है। मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से बड़ा अगर कोई भी एंगल लेकर के अगर यहाँ पर हम लोगों का ये W से वर्क मत समझना, ये फोर्स ही है, ठीक है, ये वेट है, ठीक है। सो ये वेट, तो वेट अगर 90 से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो गया। अब वेट इधर लग जाए चाहे इधर लग जाए, चाहे 180 डिग्री पे लगे तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर ये बता दो कि सपोज कि दिस इज योर बिल्डिंग, हाँ, आपके घर का ये बिल्डिंग, आप यहाँ पे छत पे आ गए हो। इफ यू होल्ड अ बॉल ओवर एयर, आप एक बॉल होल्ड कियो, यू रिलीज द बॉल। अच्छा, जब आप रिलीज कियो बॉल तो डेफिनेटली बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड वर्क करेगा या नहीं, W वेट, यस नो। यस सर। अच्छा, डाउनवर्ड जा रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं, सेम है। यस। अब बताओ वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का तो वर्क पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क नेगेटिव, और 90 है तो वर्क 0। बट नाउ पॉइंट इज 90 और 0 के बीच में होने से भी पॉजिटिव, और 90 और 180 के बीच होने से नेगेटिव। आई होप दैट आपको एक बढ़िया सा यहाँ आइडिया मिल गया होगा दैट व्हेन वर्क विल बी पॉजिटिव and work will be negative, right? यस। Hmm. Okay, so now we will solve few numericals, huh? So अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, वर्क से रिलेटेड हम लोग को पता चल गया कि वर्क का क्या फॉर्मूला है दिशा, फोर्स इनटू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं हम लोग,
into cos theta. हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉस थीटा कैसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मेरे को और भी कुछ एक्सप्लेन करना होगा, बट आज हम चाह रहे कि ये चैप्टर का थोड़ा समरी आपको दे दे, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, सो आप बुक को रीड करोगे तो बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर वर्क? Joule. जूल, वेरी गुड। अच्छा, 1 जूल में क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर, यस नो? यहाँ से देख के, Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये तो हमारा ऐसा ही हो गया। अब आप देखो यहाँ पे सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस, ये वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है, ERG। कुछ लोग अर्ज कहते हैं, कुछ लोग अर्ग कहते हैं ERG को, ठीक है। सो या दोनों ही सही है, जैसा भी हो। सो अब यहाँ पे आप देखो कि ये अर्ग हो गया सीजीएस, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? फोर्स का आपने पढ़ा है, डाइन लिखते हैं हम लोग सीजीएस में, और डिस्टेंस का क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। क्लियर है बात यहाँ पे? Yes, sir. चलो अब सवाल ये आता है कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा? दिस यू हैव टू टेल। हाँ, 10 to the power 7 or 5. वेरी गुड, अमेजिंग। 10 to the power 7 अर्ग हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट कि भाई वर्क पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया वर्क के बारे में, जितना है सफिशियंट है। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होता है ना? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आएंगे धीरे धीरे। ये जो एनर्जी है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, ऐसा यूनिट फॉर एनर्जी इज ऑल्सो जूल। और ये एनर्जी दो टाइप का है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी में अगर मूवमेंट है, ठीक है, मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे बस ट्रेवल कर रही है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 0 जूल होता है। क्यों जीरो? रेस्ट है मतलब उसका v क्या है? 0 है। फॉर्मूला में देखो तो आप, ½ mv², मास तो 0 नहीं हो सकता है, बट v का वैल्यू 0 हो सकता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो दो टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा सा बताते हैं, आई कैन यू यू कैन अंडरस्टैंड। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब पोजीशन के वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी पोजेस होगा तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे हम लोग जा करके किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो क्या होता है? जाहिर सी बात है अपने आप नीचे आता है, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन में एक एनर्जी स्टोर था तभी तो वो नीचे आया डाउनवर्ड, तो वो पोजीशन की वजह से हो गया। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट विल बी mgh। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? mgh, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका एक नया नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अर्थ के इफेक्ट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है दैट वी कॉल इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये किस वजह से आ रहा है? पोजीशन के वजह से आ रहा है। व्हाट अबाउट कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने स्प्रिंग देखा है? यू माइट हैव सीन स्प्रिंग, है ना? Yes, sir. तो स्प्रिंग में अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लगा दे और इस साइड को वॉल में फिक्स कर दे, अगर इस ब्लॉक को इधर खींचते हैं फोर्स लगा के तो, और रिलीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? दिस ब्लॉक विल अगेन कम इन दिस डायरेक्शन, देन अगेन, ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। बट ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन के वजह से
यहाँ पर आया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इस कैटेगरी में आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बट मेनली आपको क्या पढ़ना है, ये पोजीशन वाला ही पढ़ना है। सो यहाँ पे एक समरी अगर देखा जाए तो एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द एसआई यूनिट इज जूल। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें क्या एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, देन इसमें दो टाइप का एनर्जी, मतलब एक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये कब होगा, जब ये वर्क कर सकता है तब होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, रेस्ट होने से ही पोटेंशियल होगा जरूरी नहीं है, बट उसमें अगर एबिलिटी है वर्क करने का, देन वी कॉल इट की पोटेंशियल एनर्जी। चलो स्प्रिंग वाला सिस्टम का हम इस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच नहीं है अभी नॉर्मल कंडीशन में, और ब्लॉक में, ब्लॉक एक अटैच किए हुए, तो ये तो रेस्ट में है, बट इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो, क्योंकि इसमें हम मतलब ये मूव नहीं कर रहा है फिलहाल। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ये बेचारा मूव नहीं करेगा। अगर मान लो यही स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा स्ट्रेच कर दें ऐसे, और अब यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दे, और यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में, अच्छा अब ये बताओ क्या ये रेस्ट कंडीशन में है या नहीं, यस और नो। यस। हाँ, लेकिन जैसे ही इस फोर्स को हम हटाते हैं क्या होगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मतलब इस ब्लॉक का इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी था, और इस ब्लॉक का फर्स्ट वाले डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, क्योंकि वो काम नहीं कर पाया। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम पहचानते हैं कि रेस्ट वाला बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। समझ में आ गया एग्जाम्पल से। यस। हम्म, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस होता है। ठीक है, डेरिवेशंस मतलब ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हालांकि कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं इसमें। इसको अभी कर दें या फिर नेक्स्ट क्लास करें, फिर अभी कर देते हैं। अभी कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे, आपको पता होगा कि अगर कभी भी वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग दो ठो लिख सकते हैं। यू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है। इनिशियली दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट होने की वजह से इसका वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वी डिड, वी जस्ट अप्लाइड अ फोर्स, हम लोगों ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, ये ब्लॉक जो है मूव करके चले आया भाई साहब यहाँ तक। अब जब चल के आया तो हम लोगों ने इसका डिस्टेंस माप लिया, दैट इज एस। अब आप ये बताओ कि अगर फोर्स लगाए हैं और डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हम वर्क बोल सकते हैं कि वर्क है यहाँ पे। यस। हाँ चलो। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगाना कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी के हिसाब से ना इसका वेलोसिटी चेंज होगा। सिंपल सा चीज है, बताना ये चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डू हैव एनी ब्रदर सिस्टर, कोई है आपका। यस। हाँ मतलब छोटा बड़ा कौन है। यंगर ब्रदर। पार्डन प्लीज, यंगर। छोटा भाई है। हाँ यंगर ब्रदर, ओके। सो पॉइंट इज दैट कि अगर मान लो कि आपको एक बॉल दिया जाए एंड आपके ब्रदर को भी एक बॉल दिया जाए, अगर दोनों थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात है आपने जो बॉल को थ्रो किया उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपका जो भाई है उसने जो बॉल को थ्रो किया उसका वेलोसिटी क्या होगा, आपके वेलोसिटी के कंपैरिजन में कम होगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगाया, आपने ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया। तो इन अ सिमिलर वे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फोर्स पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ज्यादा है या कम है, बट वेलोसिटी गेन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये फोर्स का जो हमारे पास वैल्यू है दिस वन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये फोर्स है और हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है। चलो आपने ये इक्वेशन पढ़ा है दिस वन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। यस। हाँ, अच्छा देखो ये u का वैल्यू जीरो है कि नहीं,
तो क्या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखो यहाँ पर a इंटू एस का जो वैल्यू है, क्या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू? यस Mark सर। this as equation number 1। अब हम लोग चले आते हैं वर्क वाले फॉर्मूला में। अच्छा, फोर्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं m इंटू ए, यस नो? यस सर। और यहाँ s पहले से है। देखो मास को एज इट इज रखते हैं और इक्वेशन 1 में a इंटू एस, इसका जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। और भाई जितना काम करेंगे उतनी ना एनर्जी स्टोर होगा। देन वी राइट हेयर दिस वर्क इज stored as kinetic energy of a body। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। देख लो कहीं दिक्कत है तो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बन गया डेरिवेशन, प्रूफ मिल गया। डू यू हैव एनी क्वेरी, या फिर पूरा बाउंसर चला गया? नो सर, नो क्वेरी। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन अ सिमिलर वे पोटेंशियल एनर्जी को भी करके निपटा ही देते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जाहिर सी बात है ग्रेविटी का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। अब आप देखो, अगर मान लो ये ग्राउंड है, दिस इज अ सरफेस, हाँ, और h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस कर दें, कौन सा हाइट पर, h हाइट पे, दिस हाइट इज h, और ये बॉडी अपने आप नीचे आएगा। अब आपको ये बताना है कि डेफिनेटली ये जो मूव कर रहा है ये अपने वेट की वजह से मूव कर रहा होगा, है ना? तो वेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। चलो देखो बहुत सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है ये जो ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, वेट के बराबर। वेट क्या है यहाँ पर, m इंटू जी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, h डिस्प्लेसमेंट। तो ये w इज इक्वल्स एम जी एच। यहाँ पर वही स्टेटमेंट, दिस वर्क will be stored as potential energy of a body। So potential energy is equals mgh हो गया, बहुत सिंपल। यस। चलो ठीक है, लास्ट पार्ट हम लोग आते हैं, दैट इज पावर। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे भी कवर अप हो गया, पावर। पावर को P से डिनोट करते हैं, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। The rate of doing work is called power, is called power। तो पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, W बाई टी हमारा हो गया पावर, ठीक है। सो इस बेसिस पे देखो, पावर जो है ना, इसका ऐसा यूनिट तो होता है वॉट, WA, जिसका नोटेशन होता है कैपिटल W। बट पॉइंट इज दैट कि देखो ये जो W है यहाँ पे, ये तो वर्क के लिए है, तो इसका यूनिट हो गया जूल, और ये क्या हो गया टाइम, तो सेकंड। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल्स 1 जूल पर सेकेंड, यस नो? यस सर। तो अब देखो यहाँ पर कुछ चीज और देखते हैं। अगर हम बात करेंगे वर्क क्या, तो वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी किस टाइप का क्वांटिटी है, दैट इज ऑल्सो स्केलर। अगर हम बात करें पावर की, पावर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। मतलब कि इस चैप्टर में हम जो भी क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो स्केलर, एनर्जी स्केलर, और पावर भी स्केलर होता है। नेक्स्ट इज दैट कि अगर बिगर यूनिट की बात करें तो पावर को हम लोग मेजर करते हैं एचपी में, 1 HP।
ठीक है। ये एचपी क्या है, हॉर्स पावर। देखो क्या होता है ना कि जैसे हमारे घर पे वो वाटर के लिए ना, जैसे मान लो वाटर है। अच्छा, आप अपने पर्सनल घर पे रहते हो या आप फ्लैट वगैरह पे रहते हो? फ्लैट पे रहते हो, तो जिस फ्लैट पे आप रहते हो तो उसमें क्या है ना कि जिसने भी फ्लैट बनवाया होगा, वाटर सप्लाई सिस्टम उसने अरेंज करवाया होगा कि भाई डेली जो है तो वो टैंक पे पानी स्टोर हो जाएगा एंड यू कैन यूज। तो उसने जो भी पंप यूज किया है ना, उसका जो भी वाट होता है, वाटेज, वो एचपी में होता है। 1 HP, 2 HP, 5 HP, इस तरीके का पंप होता है वाटर को ग्राउंड से पूरे बिल्डिंग के टॉप तक ले जाने के लिए। आई डोंट नो कैसा मैकेनिज्म आपके यहाँ, बट पॉइंट इज दैट कि इस तरीके का हमारे पास ये एचपी होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट होने से हम लोग बोलते हैं 1 HP। ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोकेशन में, जैसे कि ये हमारा हो गया वेल। ठीक है, ये हो गया कुआं भाई। इसमें इस लेवल तक पानी है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक छोटा सा पंप लगा करके यहाँ पे पाइप कनेक्ट करके, और पाइप को फिर बाहर लाते हैं, और यहाँ पे अपना पानी बाहर आता है। तो ये जो पंप होता है ये जनरली 0.5 HP का होता है, या फिर हम लोग 1 HP का यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एचपी एक्चुअली बताता है क्या कि अगर बिगर यूनिट है देन हम लोग वॉट नहीं करके हम लोग एचपी के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बोरिंग वगैरह होता है, बोरिंग इन द सेंस जैसे कि ग्राउंड में सपोज दैट कि 200 फीट तक या फिर 400 फीट तक अगर वो बोरिंग किया हुआ है वाटर सप्लाई के लिए, तो इसके अंदर हम लोग एक पंप डालते हैं जिसको समरसेबल बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है कि बहुत ही डाउन से, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप से वाटर को हमारे बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर पावर। ठीक है। और ये जो हम लोग वेल में इस्तेमाल करते हैं ये लेस पावर। जाहिर सी बात है ये 0.5 HP 1 HP का है। आई होप दैट आपको आइडिया लग गया होगा ये पावर से क्या डिफरेंस आ रहा है। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इज, अगर बिगर यूनिट बोला जाए तो क्या हो जाएगा, एचपी। 1 HP, दैट इज हॉर्स पावर। तो 1 HP में क्या होगा, 746 वॉट होने से हमारा एचपी हो जाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें मेनली यही चीज है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू समथिंग सो दैट कि आप एक बार गो थ्रू कर लो। हाँ, अगर जितना जल्दी आप गो थ्रू कर लोगे उतना इजी होगा हम सबके लिए, मतलब हमारे लिए भी। वर्क का डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट मेक्स बॉडी मूव। ये डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर आप देखो कुछ कुछ टर्म्स दिया हुआ जो जो इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे स्केलर हो गया। ठीक है। इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डजंट मूव, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से भी वर्क जीरो होगा। या तो भाई एंगल 90 होना चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे कि अगर हम लोग वॉल को अगर फोर्स लगाते हैं, जैसे इस डायरेक्शन, इस सॉरी डायग्राम में गिवन है, तो ये वॉल मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। और इस पार्ट में आपका मेजरमेंट ऑफ वर्क के बारे में बताया गया है कि भाई किसका वैल्यू ज्यादा किसका कम, उस तरीके से। एंड ये वो एक डायग्राम है जिसमें कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन राइट साइड वाले में देखो ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया, इंक्लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इस केस के लिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन के आ जाता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। अगर हम समझाएंगे आपको ये एफ एस कॉस थीटा, तो इसके लिए थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम हम जरूर लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, दोबारा इसमें टेंशन लेने का जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। स्पेशल केसेस में वही चीज दिया हुआ है कि भाई थीटा 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लो, एक बॉडी है वो टॉप से बॉटम आ रहा है, फोर्स mg हो गया, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये सब जो है आप एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है। एंड कंडीशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स टू बी जीरो, क्या क्या कंडीशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो होगा, या तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री है, देन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। आप एक बार ट्राई करना इसको समझने का। ये ग्राफ वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई टफ चीज नहीं है। नेक्स्ट, W इज इक्वल्स एम जी एच, वो देख लिया हम लोगों ने। 1 जूल में 10⁻⁷ अर्थ। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है ये बिगर यूनिट, यू कैन हैव अ लुक, किलो जूल मेगा एंड गीगा, इसके बारे में आपको आइडिया है। ठीक है।
एंड नेक्स्ट यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पे देखो एचपी कहीं ना कहीं मिलेगा, हालांकि ऐसा यूनिट क्या है इसका, वॉट है। एंड देखो ये हॉर्स पावर ये अनदर यूनिट है, 1 HP में 746 वॉट होता है। नेक्स्ट वर्क एंड पावर में क्या क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। वर्क क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी ये वर्क क्या हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। एंड पावर हो गया क्या, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, बट पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, पावर का ऐसा यूनिट वॉट हो गया। ठीक है, एक कन्वर्जन होता है जैसे कि 1 kWh में क्या क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लगेगा इसका थ्योरी कंप्लीट होने में। ठीक है, एनर्जी एंड पावर में क्या डिफरेंस है, इसको आपको देख लेना है एक बार, इजी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो कुछ कुछ चीज़ रीडिंग वाला है, जैसे कि और कुछ कुछ जो है वो याद करने वाला है। यहाँ पे बात किया जा रहा है एनर्जी के बारे में कि दो टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, चेंज पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स वर्ड यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, वो इलास्टिक में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, दोनों ही एक ही चीज़ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यह डेरिवेशन हो गया जो कि mgh के बराबर है। नेक्स्ट आप देखो काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे पूरा डेरिवेशन वही चीज दिया हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दैट मीन्स वी हैव डिस्कस द मेन पार्ट। नाउ अब आपका यहाँ पे काम क्या है कि भाई इसमें जो भी रीडिंग वाला पार्ट है ना, उसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। नाउ जस्ट टेल मी दिशा कि आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब वो एक छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसमें कोई भी डाउट है आपको? नो सर। ओके फाइन, तो ये आज का क्लास तो हमारा यहाँ पे ये वाला एंड होता है।